कोविड का खतरा एक बार फिर से लौट आया है। मोदी सरकार कोरोना से जंग की पूरी फुल प्रूफ तैयारी कर रही है। नए वेरिएंट की जांच के लिए कोरोना सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है। बहरूपीय BF7 वेरिएंट का पता लगाना बहुत जरूरी है। राजधानी दिल्ली की जीनोम सीक्वेंसिंग लैब फुल स्टाफ के साथ एक्टिव है। क्या है लैब की कैपेसिटी, कितने दिन में आती है रिपोर्ट? देखिए ILBS के लैब के अंदर से इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम इस समय ILBS की जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब में हैं। यहाँ पर इस समय दिन और रात काम किया जा रहा है। वजह यह है कि सरकार के द्वारा ये कहा गया कि पूरी हिदायत लेते हुए जो इस समय सैंपल्स आ रहे हैं यहाँ पर उनकी टेस्टिंग की जाए, और इसीलिए जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं, साथ में जो डॉक्टर्स की टीम है, वो इस समय मॉनिटर इसे कर रही है। उसके साथ साथ जो इसका वेरिएंट है BF.7 उसकी भी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। खासतौर पे हम आपको ये भी बता दें कि प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, सचेत और सजग रहने की जरूरत है, लेकिन पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो लगातार काम कर रही है, वो सभी पैरामीटर्स को चेक कर रही है। मैम, ये खासतौर पे इस लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है, इससे आउटपुट क्या होगा? अगर आप साधारण शब्दों में आप बता पाएं उन लोगों के लिए जो जीनोम सीक्वेंसिंग लगातार सुन रहे हैं, चाहे वो एक्सपर्ट्स के द्वारा, मिनिस्टर्स के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब होता है कि हम जो भी वायरस है उसको पूरा का पूरा उसका सीक्वेंस रीड कर लेंगे। उसमें जो म्यूटेशंस आ रही हैं, वेरिएशन, सबसे पहले पता करेंगे कि ये कौन सा वाला लीनिएज का SARS-CoV-2 है। ओमिक्रॉन ही अभी 1 साल से प्रीडोमिनेंट है और जितने भी उसके सब वेरिएंट्स आ रहे हैं वो ओमिक्रॉन के ही आ रहे हैं। और फिर हम मतलब जो इस सीक्वेंस का डेटा होता है उससे कोई अगर नया वेरिएंट है या वेरिएंट ऑफ कंसर्न वो है तो वो एकदम पता चल जाता है सॉफ्टवेयर में डाल के कि ये क्या है। अभी जो सर्विलेंस पहले सर्विलेंस किया जा रहा था कुछ परसेंटेज केसेस को करने के लिए, जैसे एक रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही थी कि सब वैसा ही चल रहा है जो पुराना वेरिएंट था। अभी हमने इंटेंसिफाई कर दिया है क्योंकि एक BF.7 वेरिएंट जो चाइना में सर्ज लेके आ रहा है। इंडिया में फॉर्चुनेटली अभी तक तो 2 केस के अलावा कोई केस है नहीं इसके, मगर हमारा जो अभी वो है टारगेट है कि वी हैव टू डिटेक्ट if BF.7 is existing in our country, in our state. If it we'll find, we'll immediately inform the health authorities, and then we will see. And actually इससे wait and watch ही करना है, क्योंकि चाहे वो वेरिएंट दिख भी जाए, बट अगर इट इज एडिंग ऑन टू द सर्ज, मतलब आपके नंबर ऑफ केसेस की डबलिंग ट्रिपलिंग शुरू हो जाएगी, देन वी हैव टू बी एट आवर गार्ड। मोरओवर अभी जितना समझ आ रहा है कि इससे माइल्ड ही इन्फेक्शन हो रही है, तो 2 तरीके हैं। वेरिएंट मिला, नंबर ऑफ केसेस मतलब ट्रांसमिसिबिलिटी उसकी ज्यादा हुई, उसने अगर हॉस्पिटलाइजेशन भी ज्यादा करने लगा और सिवियर डिजीज, देन एवरीबडी विल बी इन एक्शन। सो अभी सिर्फ प्रिपेयर्डनेस एंड अलर्टनेस चल रहा है। अभी BF.7 इस समय भारत में लोग सचेत और सजग हैं, लेकिन चाइना की बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं या फिर अफ्रीकन कंट्रीज की आ रही हैं जहां पे चाइनीज वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया। ऐसा क्यों कंपैरेटिवली? क्योंकि लास्ट टाइम कोविड-19 का जिक्र करते हैं तो चाइना की वो तस्वीरें याद आती हैं, इस बार फिर से वही तस्वीरें। वैक्सीन के बारे में तो मैं नहीं कह पाऊंगी, बट हो सकता है कि चाइना में जो अभी सर्ज है बिकॉज ऑफ दिस वेरिएंट, 1-2 स्टडीज आई हैं जिसमें इस वेरिएंट को बताया गया है कि उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, 8 से 10 गुना ज्यादा है जो एग्जिस्टिंग वेरिएंट्स ओमिक्रॉन के चल रहे थे। और उनमें ये ट्रांसमिसिबिलिटी क्यों बढ़ के आ रही है, वो इसलिए भी हो सकता है कि वो लोगों की इतनी स्ट्रिक्ट कोविड रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज हमेशा से रही हैं, तो शायद नेचुरल इन्फेक्शन उनमें इतना ज्यादा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया हैज ऑलरेडी गॉन थ्रू 2 मेजर वेव्स, 1 डेल्टा वेव in May to April, मतलब May, June, July 2021, and then Omicron इस ईयर के स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी में। सो 90% ऑफ आवर पॉपुलेशन जो है ऑलरेडी एक तरीके से नेचुरल इन्फेक्शन, प्लस हमारा वैक्सीन कवरेज बहुत अच्छा रहा, बूस्टर अपटेक भी बहुत अच्छा है, इन सब से थोड़ी सी इम्यूनिटी शायद हम लोगों की ज्यादा है। तो चाइना में हो सकता है ये इम्यूनिटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो इस वजह से वहाँ ये सर्ज आ रहा है। और नेशंस जो आप बात कर रहे हो, शायद हो सकता है वहाँ पे भी
इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा अभी लोगों में नहीं आई है, तो इस वजह से। सर अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, किस तरीके से प्रोसेस ऑन है जीनोम सीक्वेंसिंग का, कैसे किया जा रहा है? सो जीनोम सीक्वेंसिंग एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। इसमें मेजरली 4 मेजर स्टेप्स हैं। आपका फर्स्ट है आपका सैंपल जो हम कलेक्शन करते हैं, नहीं वहाँ पे वो सैंपल नीचे जो आप BSL ग्रेड 3 लैब में होता है। उसके बाद जो पॉजिटिव केसेज हैं वो सब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आ रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा RNA, जो हमारे पेशेंट से जो RNA आइसोलेट किया है उसे लाइब्रेरी प्रिपरेशन करना। सो वो हमारा हुड के अंदर जो चल रहा है, उस जो बेसिकली लाइब्रेरी प्रिपरेशन में आप जरा दिखाएंगे तो यहाँ मल्टीपल स्टेप्स हैं। सो फर्स्ट है उसका आपके जो आपका RNA आया है उसे हम cDNA में कन्वर्ट करते हैं, उसे केमिकली हम और एंजाइमेटिक हम उसे फ्रेगमेंट करते हैं मल्टी स्टेप में। एंड फाइनली हम उसमें एक केमिकल टैग सीक्वेंस ऐड करते हैं। केमिकल टैग एक तरह से इंडेक्स है जो हम जब सारे सैंपल्स को एक साथ पूल करते हैं तो हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन सा सैंपल का रिजल्ट है, जब हम सीक्वेंसिंग का रिजल्ट आता है उसके लिए हम हर सैंपल में एक यूनिक टैग सीक्वेंस ऐड करते हैं। तो वो हमारा सब वो सारी स्टेप्स होती है हमारी लाइब्रेरी प्रिपरेशन में। एंड आफ्टर लाइब्रेरी प्रिपरेशन नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा QC चेक करना। जो हमने लाइब्रेरी बनाई क्या वो सही है, उसकी साइज प्रॉपर है, उसकी क्वालिटी सही है। सो नेक्स्ट स्टेप होता है इसका क्वालिटी चेक करना। जब लाइब्रेरी की हमारी लाइब्रेरी बन गई, उसकी क्वालिटी जब सही है, देन नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा सीक्वेंसिंग। जो हमारे अंदर मशीन से, हमारे पास 2 मशीन है सीक्वेंसिंग के लिए। यदि हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल्स कम है तो हम 48 सैंपल्स हैं तो हम एक छोटी मशीन है जिसमें डेटा आउटपुट थोड़ा कम जनरेट होता है, उसमें रन करते हैं दिस वन। और यदि हमारे पास 384 सैंपल्स हैं, ज्यादा सैंपल है, तो हम ये मशीन को यूज में लेते हैं। ये वो मशीन है जिनसे जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। जो डेटा आता है उस डेटा को लाकर यहाँ पर उसे एनालिसिस उसका पूरा किया जाता है। एनालाइज करने के बाद ये तय होता है कि वो कौन सा वेरिएंट है, किस तरीके का जो उसकी डिटेल रिपोर्ट है वो दिल्ली गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री को जाती है और इसी के जरिए जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। उसके बाद किस तरीके से डेटा एनालाइज किया जाता है, जैसे यहाँ पर इस समय प्रोसेस भी है। सो जब लाइब्रेरी बनने के बाद हम उस लाइब्रेरी को केमिकल्स के साथ, बहुत सारे केमिकल्स के साथ हम इसमें लोड करते हैं। एंड लोड करने के लिए इसमें मल्टीपल स्टेप, जैसे आपको चिप यहाँ लगानी होती है, आपके जो रिएजेंट्स हैं उनको इसके अंदर लोड करना होता है। एंड उसके बाद ये एक 12 to 14 आवर्स का एक प्रोसेस होता है। जब इस मशीन में वो सीक्वेंसिंग प्रोसेस चलती है, जब सीक्वेंसिंग कंप्लीट होती है, देन हम उस डेटा को लेके फर्दर एनालाइज करते हैं। एनालिसिस के लिए प्रॉपर आपको एक सर्वर चाहिए होता है जिसमें हम वो डेटा एनालाइज कर सकें। तो सबसे पहली स्टेप होती है एनालिसिस में, क्योंकि हमने एक साथ 48 सैंपल या 384 सैंपल एक साथ पूल किए थे ड्यूरिंग लाइब्रेरी, तो उन सबको सेपरेट करना और डीमल्टीप्लेक्सिंग उस स्टेप को बोलते हैं। तो डीमल्टीप्लेक्सिंग हमने, क्योंकि हर सैंपल में एक यूनिक इंडेक्स ऐड की थी, उस बेसिस पे हम सारे सैंपल को सेपरेट करते हैं। देन हमारा जो रेफरेंस सीक्वेंस है, जो वुहान का फर्स्ट रेफरेंस, उसके साथ हम सारे डेटा को अलाइन करते हैं। अलाइन करने के बाद हमें पता चलता है कि उस ओरिजिनल रेफरेंस से कितनी वेरिएशन, कितने चेंजेस उस सैंपल्स में आए हैं। BF.7 अगर आता है तो कैसे पता लगेगा उसका, मतलब कोई एक फिक्स पैटर्न है उसका म्यूटेंट का? हाँ जी, क्योंकि हर जो वेरिएंट के लिए स्पेसिफिक म्यूटेशन होते हैं जो डिनोट करते हैं कि ये सैंपल्स में ये वेरिएशन है। तो सेम वे जितने भी अभी तक वेरिएशन आए हैं, सबके लिए स्पेसिफिक म्यूटेशन का एक पैटर्न है कि ये म्यूटेशन मिलेगा तो हम इसे अल्फा बोलेंगे, सर्टेन सेट ऑफ म्यूटेशन मिलेगा तो हम डेल्टा बोलेंगे, ओमिक्रॉन बोलेंगे। सो हम ये सैंपल्स को लेके हमारे पास सर्टेन सॉफ्टवेयर है, कुछ हमारे पास इनबिल्ट पाइपलाइन है, उसके साथ हम अलाइन करते हैं। वो मैं आपको बाहर शो करता हूँ। और यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग करने के बाद यहाँ पे जो सैंपल्स हैं उनको इसमें रखा जाता है। रखने के बाद इसे एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने के साथ साथ जो फर्दर एनालिसिस है उसके लिए आगे फर्दर प्रोसेस इसमें किया जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि आपको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ILBS जैसी और भी जो लैब्स हैं वो इस समय जीनोम सीक्वेंसिंग कर रही है। भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने तय किया है कि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अलग अलग मशीनरीज का इस्तेमाल कर यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ये पता लगाया जा रहा है कि जो ये वेरिएंट है वो कितना लीथल है। खासतौर पे दिल्ली या NCR में आने वाले जितने भी सैंपल्स हैं वो यहीं पर आते हैं और इसके साथ साथ टेस्टिंग पूरे टाइम की जा रही है। यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स की टीम है, साथ में जो यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो इसको एनालाइज कर रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के इक्विपमेंट्स इस समय इंटैक्ट हैं और सेंट्रली इन सभी को वेरीफाई भी किया जा रहा है, मॉनिटर भी किया जा रहा है। मैम, रख रखाव बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कैसे आप इसे देख रही हैं, क्योंकि सैंपल्स आ रहे होंगे,
खासतौर पे लैब का ध्यान रखना और ये जीनोम सीक्वेंसिंग, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है समझना कि BF.7 लीथल है या नहीं है, या कितने लोगों में आ रहा है। नहीं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड प्रिकॉशंस तो लेना ही लेना है। हम लोग तो ये आइडेंटिफाई करेंगे कि BF.7 या कोई और वेरिएंट, मतलब जैसे अगर 90% अभी हमारे यहाँ ओमिक्रॉन XBB चल रहा है, तो जैसे ही कोई शिफ्ट होता है और सडनली हमें लगता है कि अब 90% से वो 10% हुआ, 20% हुआ, 40, 50, 90 जैसी, तो ये एक अलार्मिंग डेटा जो है ये हर रोज मीटिंग होती है हम लोगों की और हम पोर्टल्स पे भी एंटर करते हैं, तो वो एक अलार्म आपको वैसे ही सरकार को मिल जाए। कम्युनिटी या फिर किसी जगह पर या कोई इंडिविजुअल कैसे इसको देखते हैं, क्योंकि एक बार पहले कोविड-19 जब आया तो कहा कि ये कम्युनिटी वाइज फैल गया है, या फिर ये स्टैंड अलोन है, या फिर इसमें बहुत ज्यादा है, तो ये एक मॉनिटर करने का क्या तरीका है? वायरोलॉजिकल सर्विलेंस जिसको कहते हैं वो यही है कि हम लोग कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या स्ट्रेन फैल रहा है, अगर वो स्ट्रेन फैल रहा है तो क्या वो ऐड कर रहा है नंबर ऑफ इन्फेक्शंस इन द सिटी। मतलब अभी आज अगर आपके 10 केस पॉजिटिव आए हैं और एक नया स्ट्रेन आ जाता है और कल एकदम से आपके 20, 30 वो 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना बढ़ने लग जाते हैं, दैट मीन्स कि वो स्ट्रेन जो है बहुत ज्यादा ट्रांसमिसेबल है। दूसरा, एक इन्फेक्ट होता है और अगर उसके सारे परिवार वाले इन्फेक्ट हो जाते हैं तो ये क्लस्टर मॉनिटरिंग बोलते हैं। हमें पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव केस किस डिस्ट्रिक्ट, किस एरिया, उसका एड्रेस क्या है, और जैसे उस सराउंडिंग, उस लोकेलिटी में केसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि नाउ इट इज अ हाईली ट्रांसमिसेबल स्ट्रेन। तो फिर हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस देती है कि अब इस एरिया को सील करा जाए, वो सारे मेजर्स लेने। लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। अभी इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जैसे मैंने आपको कहा कि नंबर ऑफ केसेस इतने ज्यादा अलार्मिंग, आपकी पॉजिटिविटी 1% से भी कम चल रही है। 5% के ऊपर अलार्म करने की जरूरत है अगर पॉजिटिविटी आए। अभी फिलहाल दिल्ली की स्टेट में तो बहुत कम पॉजिटिविटी है, तो देयर इज नो अलार्मिंग सिचुएशन। वेरिएंट ट्रैकिंग हम कर रहे हैं। जो पिछले महीने अक्टूबर नवंबर में वेरिएंट देखे, अभी तक तो वही वेरिएंट हमें दिख रहे हैं, कोई नया दिखा नहीं है। जैसे ही दिखेगा तो हम सरकार को वैसे ही इन्फॉर्म कर देंगे। इस समय पूरे इक्विपमेंट्स के साथ जीनोम सीक्वेंसिंग या फिर जो बाकी इस समय हॉस्पिटल्स हैं वहां पर ऑक्सीजन बेड और सभी कुछ तैयारी की गई है कि अगर कहीं से भी सिचुएशन पहले की तरह बनती है तो उससे भी निपटा जा सके। इसीलिए सरकार प्रोएक्टिवली इस समय सभी जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर 27 तारीख को मॉक टेस्ट करने वाली है। उसके अलावा जो मशीनरीज और इक्विपमेंट्स हैं वो इंटैक्ट हैं ताकि कहीं से भी कोई पैनिक की सिचुएशन ना हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।